24 अरब लाख करोड़ रुपए। ये कोई शेयर बाजार का क्रैश नहीं है? और नहीं, ये दुनिया के किन्हीं दो देशों के बीच छिड़े युद्ध का कोई रक्षा बजट है। बिल्कुल, बल्कि ये एक ऐसा अनुमानित आर्थिक नुकसान है जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2019 तक सिर्फ इसलिए झेलना पड़ सकता है क्योंकि प्रशांत महासागर के पानी का तापमान कुछ डिग्री बढ़ रहा है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है कि महासागर में पानी का थोड़ा सा गर्म होना गुजरात में एक किसान को दिवालिया कैसे कर सकता है। हाँ, मतलब दुनिया भर में साबुन और बिस्किट की कीमतें कैसे बढ़ा सकता है। लेकिन ये हकीकत है। आज हमारे पास जो डेटा और इन्फोग्राफिक्स का स्टैक है वो किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। एकदम से कहा। प्रशांत महासागर सिर्फ एक बहुत बड़ा जल निकाय नहीं है, वो अब पूरी दुनिया का एक इकोनॉमिक थर्मोस्टेट बन चुका है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन भी यही है। हम इस क्लाइमेट पेंडुलम के रहस्य को सुलझाएंगे, जिसे वैज्ञानिक एल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन कहते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारी थाली के खाने से लेकर देश की जीडीपी तक, मतलब सब कुछ कैसे कंट्रोल करता है। और आज जब हम मई 2026 में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं तो ये विषय एक बहुत बड़ी अलार्म बेल है हम सबके लिए। बिल्कुल अलार्म बेल है, क्योंकि हमारे सोर्सेज और ताज़ा डेटा बहुत स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि इसी साल के मध्य तक एक नए और बेहद शक्तिशाली एल नीनो के शुरू होने की 60 से 70% संभावना है। बाप रे, 60 से 70%। तो इसे समझने के लिए मुझे लगता है हमें उस पेंडुलम की जो न्यूट्रल या सामान्य अवस्था है वहां से शुरू करना चाहिए। हाँ, बेसलाइन समझना जरूरी है। अगर हम विश्व के नक्शे को विजुलाइज करें तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर प्रशांत महासागर में हवाओं का एक बहुत बड़ा चक्र चलता है, जिसे वॉकर सेल कहते हैं। एकदम सही, वॉकर सेल। अब सामान्य स्थिति में क्या होता है कि बेहद मजबूत व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स चलती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, है ना? हाँ, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से शुरू होकर प्रशांत महासागर को पार करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। आप इन हवाओं को एक विशाल झाड़ू की तरह मान सकते हैं। एक झाड़ू जो समुद्र की सतह के गर्म पानी को लगातार पश्चिम की ओर धकेल रही है। बिल्कुल। और पानी गर्म क्यों है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। जब ये सारा गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया के पास इकट्ठा हो जाता है तो वहां भारी बारिश होती है। और जो पेरू का तट है, मतलब जहां से पानी धकेला गया था, वहां क्या होता है? वहां एक बहुत ही जादुई चीज होती है जिसे अपवेलिंग कहते हैं। मतलब समुद्र के नीचे का एकदम ठंडा पानी ऊपर सतह पर आ जाता है। तो इसकी वजह से पेरू में मौसम शुष्क रहता है और उच्च दबाव बनता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम चाय के गर्म प्याले पर फूंक मारते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब हम गर्म सतह को एक तरफ ढकेलते हैं और नीचे से ठंडी चाय ऊपर आ जाती है। ये फूंक ही हमारी व्यापारिक पवनें हैं। हाँ, और ये फूंक ही दुनिया के मौसम का आधार है। जब तक ये फूंक सामान्य है, बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब ये फूंक कमजोर पड़ जाती है तब जन्म होता है एल नीनो का। तो अगर हवा कमजोर हो गई तो ऑस्ट्रेलिया के पास जो गर्म पानी इकट्ठा हुआ था वो वापस पेरू की तरफ बहने लगेगा। बिल्कुल, ग्रेविटी अपना काम करती है और वो गर्म पानी वापस मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर खिसक जाता है। जिससे वहां का तापमान बेसलाइन से लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, और नतीजा ये होता है कि पूरी मौसम प्रणाली पलट जाती है। पेरू में जहां सूखा होना चाहिए था वहां भयंकर बाढ़ आ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया या भारत में जहां बारिश होनी चाहिए थी वहां भयंकर सूखा पड़ता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। वो क्या? क्या पूरा प्रशांत महासागर एक साथ बैथटब की तरह गर्म हो जाता है? नहीं नहीं, पूरा महासागर एक साथ गर्म नहीं होता। इसके पीछे केल्विन वेव्स का हाथ होता है। केल्विन वेव्स? हाँ, ये भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बहने वाले गर्म जलधाराएं हैं जो एल नीनो को ट्रिगर करती हैं। और इसी से जुड़ा एक और अनोखा कॉन्सेप्ट है हमारे सोर्सेज में, एल नीनो मोडोकी। मोडोकी, ये तो जापानी शब्द लग रहा है। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब है समान लेकिन अलग। ये एक ऐसी स्थिति है जहां केवल मध्य प्रशांत महासागर का पानी असामान्य रूप से गर्म होता है। अच्छा, और किनारों पर क्या होता है? किनारों पर यानी पेरू और ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ पानी ठंडा रहता है। ये हवाओं का एक डबल लूप बनाता है
जो कई बार पारंपरिक एल नीनो से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाप रे। और इस पूरे खेल को नापने का जो तरीका है वो दक्षिणी दोलन है ना? हाँ, साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स या SOI। ये ताहिती और डार्विन के बीच वायुमंडलीय दबाव का अंतर नापता है। ताहिती प्रशांत में है और डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। तो एल नीनो में डार्विन में दबाव ज्यादा होगा और ताहिती में कम। एकदम सही। और इसका ठीक उल्टा जो ठंडा चरण होता है उसे हम लानीना कहते हैं। तो लानीना में मतलब हवाएं कमजोर होने के बजाय अति मजबूत या हाइपर एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल, पवनें इतनी तेज हो जाती हैं कि पेरू तट पर पानी असामान्य रूप से 4 से 6 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। और फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ आती है। मतलब प्रशांत महासागर की एक लहर पूरी दुनिया के तूफानों को कंट्रोल कर रही है। हाँ, और इसी ग्लोबल नेटवर्क को हमारे सोर्सेस टेली कनेक्शन कहते हैं। टेली कनेक्शन, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। कैसे काम करता है ये? मतलब आप सोचिए कि प्रशांत में बदलाव होता है और एशिया या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है। हाँ, मैंने पढ़ा कि यूएसए के पश्चिमी तट पर नमी आ जाती है और दक्षिणी राज्यों में शीतलहरें। और दक्षिण अमेरिका में भूस्खलन। यहाँ तक कि मत्स्य पालन में भी भारी गिरावट आती है क्योंकि अपवेलिंग रुक जाती है। ये सच में दिमाग खराब करने वाला है। लेकिन अगर हम सीधा भारत के मॉनसून की बात करें तो ये डेटा बहुत डरावना है। जिसे ITCZ कहते हैं, वो हिमालय की ओर खिसक जाता है। जिससे मॉनसून में एक ब्रेक आ जाता है। और इसका असर अगर हम राज्यों के लेवल पर देखें तो हिमाचल प्रदेश में मक्का उत्पादन में 11.9% की गिरावट आती है। और कुल्लू में तो ये गिरावट 19.7% तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। गुजरात में देखिए बारिश में 30% की कमी। वहां मूंगफली का उत्पादन पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। और कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्र में भी बारिश लगभग 16.43% कम होती है। धान और सोयाबीन जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित होती हैं। अब यहाँ से ये मैक्रो इकोनॉमिक शॉक शुरू होता है। मतलब कृषि संकट सीधे हमारी जेब से जुड़ जाता है। एकदम। कम फसल का सीधा सा मतलब है हाई इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। टमाटर, कॉफी, चीनी और सबसे बड़ा झटका पाम ऑयल। अगर भारत में तेल कम होगा तो हम बाहर से मंगाएंगे। लेकिन एल नीनो की वजह से इंडोनेशिया में भी तो सूखा है, तो पाम ऑयल वहां भी कम है। हाँ, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और इसके प्रभाव से भारतीय GDP में 0.20% से लेकर 0.65% तक की सीधी गिरावट आती है। 0.65% बहुत बड़ा नंबर है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तभी तो वो 248 लाख करोड़ वाला आंकड़ा सामने आता है। हाँ, लेकिन इस सब के पीछे एक और ऐसा नेक्सस है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। आप अंतरिक्ष वाले कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना? सनस्पॉट्स और ENSO नेक्सस। बिल्कुल, मतलब सूरज की सतह पर होने वाले बदलाव, जिन्हें हम सौर कलंक कहते हैं, वो भी इस चक्र को प्रभावित करते हैं। एक मिनट, सूरज? हम तो प्रशांत महासागर की बात कर रहे थे ना? यही तो मैजिक है। सनस्पॉट से समताप मंडल का तापमान बदलता है, जिससे नीचे क्षोभ मंडल की हवाओं का पैटर्न डिस्टर्ब होता है। अच्छा, यानी सूरज की गतिविधि हमारी व्यापारिक पवनों को प्रभावित कर रही है। हाँ, सूरज से लेकर समुद्र, हवाएं, कृषि और फिर अर्थव्यवस्था, ये एक पूरी चेन है। ये तो सच में एक पूरी साइकिल है। लेकिन ENSO मानव निर्मित तो नहीं है, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इसकी तीव्रता और फ्रीक्वेंसी को खतरनाक रूप से बढ़ा रही है। और इसे ये हमें आज के समय की बात करनी चाहिए। मई 2025 में ही वैश्विक तापमान बेसलाइन से 1.47 डिग्री ऊपर जा चुका था। और 2027 तक इसके 1.7 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ये इतिहास का सबसे गर्म वर्ष होगा। मतलब आज दुनिया एक दोहरी चुनौती झेल रही है। एक तरफ भू राजनीतिक तनाव और ईंधन संकट, और दूसरी तरफ एल नीनो से आने वाला खाद्य संकट। इस चक्र को तो रोका नहीं जा सकता। तो फिर समाधान क्या है? हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ 2 चीजें, सटीक ENSO फोरकास्टिंग और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। यही कृषि और अर्थव्यवस्था को बचाने का उपाय है। मतलब पहले से तैयारी। अगर पता हो कि एल नीनो आ रहा है तो हम पानी बचा सकते हैं, कम पानी वाली फसलें लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एल नीनो मतलब कमजोर हवाएं और सूखा, लानीना मतलब तेज हवाएं और बाढ़, और इन सब का वो 248 लाख करोड़ का आर्थिक प्रभाव। हाँ, ये साबित करता है कि मौसम सिर्फ आसमान में नहीं बदलता,
अर्थव्यवस्था की बैलेंस शीट में भी बदलता है। एकदम सटीक बात कही आपने। लेकिन जाते जाते एक विचार है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या विचार? मतलब डेटा कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग ईएनएसओ की ताकत बढ़ा रही है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में हमारे महासागरों का जो सामान्य तापमान है वो ही इतना बढ़ जाए जितना आज के एल नीनो में होता है, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही डरावना परिदृश्य है। क्या पृथ्वी का ये क्लाइमेट पेंडुलम हमेशा के लिए टूट जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था किस दिशा में स्विंग करेगी? ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल, हम सबको इस पर विचार करना चाहिए और अपनी रिसर्च करनी चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।